बट ट्रेमर्स इज काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग ना। तो उसमें हम ये देखते हैं पार्किंसंस डिजीज में यूजुअली ट्रेमर्स जब आते हैं तो पेशेंट बोलते हैं हम जब रेस्टिंग पे हैं तो हमारा हाथ हमारे कंट्रोल में नहीं है। गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू फिजियो टॉक विद मखदूम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मखदूम हसन, फिजियोथेरेपिस्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम बात करेंगे आज पार्किंसन डिजीज़ के बारे में, और इस टॉपिक को डीकोड करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर नेहा कुलश्रेष्ठा। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर मखदूम, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। और बहुत अच्छा टॉपिक है पार्किंसंस, जो अभी बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो लोगों को हम देख रहे हैं कि अभी बहुत फेस कर रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि हम इस टॉपिक को एक आसान भाषा में समझेंगे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा सेगमेंट है, पार्किंसन डिजीज़ क्या होता है? पार्किंसंस डिजीज़ बेसिकली एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें हम देखते हैं कि लोगों का बैलेंस बहुत जाता है, लोगों का प्रॉब्लम हम देखते हैं कि उनको ट्रेमर्स आते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। ये बेसिकली हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, सबस्टेंशिया नाइग्रा, जिसमें हम बेसिकली देखते हैं कि उसमें डोपामिन की कमी हो जाती है। राइट। तो उसकी वजह से जो है हमारा जो डोपामिन हमारी बॉडी को बैलेंस कंट्रोल करता है, कंट्रोल मूवमेंट्स के लिए होता है बेसिकली। अगर देखा जाए तो मोस्टली सीनियर सिटीजन्स में ज़्यादा होता है ना। तो मोस्टली हम ऐसे देखते हैं कि 60 प्लस एज ग्रुप में ज़्यादा दिखता है। अभी अर्ली ऑनसेट्स भी देखे जा रहे हैं, बट यूजुअली 60 प्लस एजेस में ही हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। हमारा जो सेकंड सेगमेंट है वो कॉज या रिस्क फैक्टर, इसके क्या कॉज रहते हैं या एग्जैक्टली क्या इसके रिस्क फैक्टर रहते हैं? एक्चुअली इसका कोई एग्जैक्ट कॉज आज तक पता नहीं चला है। ओके। है ना। यूजुअली हम देखते हैं कि लोगों को रेस्टिंग ट्रेमर्स आते हैं और पेशेंट्स बोलते हैं कि हम फॉल कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स हम फॉल कर जाते हैं। चीज़ें उनको पुराना बहुत याद आने लगता है और नया वो बैलेंस नहीं बना पाते हैं। तो अर्ली ऑनसेट्स पे दिखने लगती हैं चीज़ें कुछ पेशेंट्स में। 60 प्लस के बाद हम कभी कभी हम एज ग्रुप भी मान लेते हैं कि एज ग्रुप के हिसाब से बहुत हो रहा है, बट यूजुअली ये जो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं इसके वही हैं कि एज बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है, जेनेटिक्स बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। कुछ परसेंट में हम ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं कि कुछ जेनेटिकल रहा होगा इनका। एनवायरमेंटल फैक्टर्स थोड़े से आ जाते हैं कि किसी एक्सपोजर, किसी चीज़ का एक्सपोजर रहा होगा, किसी मतलब एनवायरमेंटल कोई एक्सपोजर रहा होगा, कोई टॉक्सिन्स का या किसी चीज़ का, या फिर हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि ठीक है उनकी कोई पास हिस्ट्री रही होगी। तो ये एक कॉम्बिनेशन होती है जेनेटिक्स प्लस एनवायरनमेंट की। बिल्कुल राइट ना। तो अभी जो नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे अभी हमने सिम्टम्स के बारे में बहुत हद तक बात की है। सिम्टम्स जो हैं बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, जिसमें हमें घर में अगर हम इनिशियली किसी को देख रहे हैं, अर्ली स्टेज में देख रहे हैं, तो क्या ऐसे सिम्टम्स होंगे जो हमें हेल्प करेगा कि हम इसको बेहतर मैनेज कर सकते हैं या बेहतर किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, या एक अलार्म होना चाहिए फैमिली वालों के लिए कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो मे भी पार्किंसंस हो सकता है या पीडी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म अगर हम यूज़ करें तो। एक्चुअली सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, मोटर सिम्टम्स होते हैं और नॉन मोटर सिम्टम्स होते हैं। मोटर सिम्टम्स हैं हम ज़्यादातर देखते हैं आपके ट्रेमर्स, जो हम यूजुअली डायग्नोस करते हैं रेस्टिंग ट्रेमर्स जो होते हैं कि जब बिल्कुल जब रेस्टिंग टाइम में पेशेंट बोलते हैं कि मैम हमारे हाथ हिल रहे हैं। तो हाथ हिलना हम ऐसे भी कंसिडर करते हैं कि पहले हम ये देखते हैं कि वो जनरल वीकनेस की वजह से आ रहे हैं, या बहुत सारे केसेस में हम ये देखते हैं कि पेशेंट को किसी चीज़ की लैक है तो वो बोलता है कि वीकनेस हो रही है, उसकी वजह से हाथ हिल रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो शिवरिंग कर रहा है। बट ट्रेमर्स इज काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग ना। तो उसमें हम ये देखते हैं पार्किंसंस डिजीज में यूजुअली ट्रेमर्स जब आते हैं तो पेशेंट बोलते हैं हम जब रेस्टिंग पे हैं तो हमारा हाथ हमारे कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में नहीं बिल्कुल होता, वो बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है। तो वो कंडीशंस आती हैं ट्रेमर्स की, जो हम आसान भाषा में एक पेशेंट या पेशेंट के फैमिली मेंबर समझ सकते हैं। दूसरा पेशेंट्स बोलते हैं हमें स्लोनेस हो गई है, मूवमेंट्स हमारी बहुत स्लो डाउन हो गई हैं, जिसको हम रेडिकाइनेसिया बोलते हैं। तो उनकी मूवमेंट्स बहुत स्लो हो जाती हैं, चलना उठना बैठना, उनकी डेली एक्टिविटीज़ में बहुत स्लो हो जाती हैं चीज़ें। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो आता है रिजिडिटी, जो हम यूजुअली देखते हैं कि पेशेंट का बहुत मतलब उनको बोलते हैं कि हमारा स्टिफ हो रही हैं चीज़ें, रिजिड हो रही हैं चीज़ें, हम हाथ नहीं हिला पा रहे हैं, हमारा वॉकिंग नहीं उतना अच्छा हो रहा है। तो हम देखते हैं रिजिडिटी इज़ द मेन कॉज ऑफ मतलब पार्किंसंस। बाकी पोस्चरल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, उनका बैलेंस इम्प्रॉपर हो जाता है, गेट पैटर्न्स में हमें देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं जो हम यूजुअली हम
कनेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली अगर जैसे मैंने जो हम इसमें अगर हम बात करते हैं ना, पेशेंट को दिखाते हैं, या मैंने जो अपनी क्लिनिक्स में मैं एक जो मेन सिम्टम मुझे दिखता है या ऑब्जर्व करता है ना, कि पेशेंट जैसे वॉक करना स्टार्ट करता है, ठीक है, स्टार्ट किया उसने एक नॉर्मल स्पीड से, लाइक ना नॉर्मल उसने वॉक स्टार्ट किया, और जैसे कुछ स्टेप चलने के बाद ना उसकी जो है ना स्पीड एकदम बढ़ जाती है, बेसिकली उसका बैलेंस लॉस हो रहा होता है ना। बिल्कुल, हाँ। तो फिर वही अगेन की फॉल्स रिस्क फैक्टर में अगर हम बात करें तो ना, इसमें एक्चुअली द थिंग इज कि पेशेंट जब स्टार्ट करता है चलना, उसने अपना नॉर्मल तरीके से स्टार्ट किया, उसका गेट पैटर्न बहुत इसमें अफेक्ट करता है, क्योंकि मसल हमारा, मस्कुलर सिस्टम हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करता है। बट इस कंडीशन में हमारा मस्कुलर इम्बैलेंस उतना अच्छा नहीं होता, इतना अच्छा नहीं होता है बैलेंस हमारा, कि पेशेंट के फॉल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मस्कुलर फोर्स वीक हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ रिजिडिटी एंड मल्टीपल इश्यूज, तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ हमें खींचता है, तो पेशेंट के फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसमें स्पीच भी कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बोलने में? बिल्कुल, स्पीच का मिलता है, हमें विजुअल का बहुत मिलता है, विजुअल का बहुत मिलता है। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन बहुत लैक होता है पेशेंट का ना। पेशेंट बहुत बार ये कंप्लेंट्स करते हैं कि डॉक्टर हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें कितने डिस्टेंस पे चलना है, या हमारा चलते चलते हमारा बैलेंस इम्प्रॉपर हो गया, हम नहीं चल पाए, हम डायग्नोज ही नहीं कर पाए, या हम समझ ही नहीं पाए कि हमारा डिस्टेंस कितना था और हमें कितने स्टेप्स लेने थे। तो विजुअल्स बहुत इम्पैक्ट करता है, स्पीच बहुत उनका ब्लर होने लग जाता है, चीज़ें उनकी स्पीच में बहुत इफेक्ट्स आने लग जाते हैं, है ना, तो नहीं वो अपने आप को एक्सप्लेन कर पाते हैं बहुत टाइम। अच्छा, इसका हियरिंग पे भी कुछ असर पड़ता है? हियरिंग पे एज सच इतना नहीं देखने को मिला, स्पीच में और आपके कोऑर्डिनेशन में बहुत मिला है, आई विजन्स पे बहुत मिला है। हाँ, और अगर इसमें सिम्टम्स में जो हमें सिम्टम मतलब जो हमें देखने को मिल रहे हैं, सामने से ऑब्जर्व हम कर पा रहे हैं, इसमें पोस्चर का भी बहुत बड़ा रोल रहता है ना, लाइक नेक की क्या पोजीशंस होती है, पेशेंट का क्या गेट आता है, ये सारी चीज़ों पे भी आप थोड़ा सा इसमें बताएंगे। बिल्कुल, एक्चुअली पेशेंट का जो नेक पोस्चर है, या मैं बात करूं कि उसका बॉडी पोस्चर या बॉडी लैंग्वेज कैसी हो जाती है, सो जब फॉल्स होने के चांसेस होते हैं, या जब पेशेंट ने वॉक करना स्टार्ट किया, सबसे फर्स्ट तो वो रिजिडिटी बहुत फेस करता है, राइट। अब रिजिडिटी है तो मूवमेंट्स ही नहीं हो रही हैं, उसकी लेग्स की मूवमेंट स्लो हो गई, उसका मस्कुलर इम्पैक्ट इतना खराब हो गया कि उसकी बॉडी की मूवमेंट स्लो हो गई, तो वो जब उठता है या जब वो चल रहा है, तो वो अपने फॉल्स को बचाने के लिए, यूजुअली ये एक जनरल हम भी करते हैं कि हमें दिख रहा है कि कोई अनइवन सरफेस है, तो हम अपना बैलेंस कैसे बनाएं, तो पेशेंट ट्राई करता है उस चीज को लेकर, बट अगेन वो जब उसका कंट्रोल ही नहीं होता, बैलेंस कंट्रोल नहीं होता, चीजें नहीं होती, तो उसका पोस्चर जैसे इम्पैक्ट होता है, जैसे ही उसका पोस्चर इम्पैक्ट हुआ, उसके फॉल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो पोस्चर इंस्टेबिलिटी बहुत देखने को मिलती है। बिल्कुल। अच्छा, हम बात करते हैं, आपने बताया था कि ये मोटर सिम्टम है, दो बताए थे, मोटर और नॉन मोटर, तो नॉन मोटर में अगर हम जाएं तो क्या सिम्टम्स रहेंगे? लाइक जैसे डिप्रेशन में देखता हूँ बहुत सारे केसेस में, आप थोड़ा सा डिटेल बताइए सारी चीज़ें। नॉन मोटर में बेसिकली हमें जो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वो हमें स्ट्रेस दिखता है, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स होते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स दिखते हैं, एंजाइटी दिखती है पेशेंट की, कॉन्स्टिपेशन बोलता है पेशेंट बोलता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे खुद के कंट्रोल में नहीं है, मुझे नहीं पता लग रहा है कि मैं कब सोया कब जागा, है ना, मतलब उसका ये रहता है कि मुझे बहुत कॉन्स्टिपेट हो रहा है, मैं फ्रेश नहीं हो रहा हूँ, मेरी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, मुझे बहुत एंजाइटी, उस वजह से उसको बहुत डिप्रेशन और एंजाइटी को वो डील करता है। तो नॉन मोटर में हमारा ये सब देखने को बहुत मिलता है, प्लस हमें उनका लॉस ऑफ स्मेल हो जाती है, और विजन में उनका इश्यूज आने लगते हैं, कोऑर्डिनेशन बैलेंसेस जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि पेशेंट और फैमिली दोनों को ये पता होना चाहिए कि पार्किंसन सिर्फ ट्रिमर की प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है, ये होल बॉडी पे आपका इसका इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल, ये आपने बात बिल्कुल सही बोली है। एक्चुअली में ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा मिसजज कर जाते हैं कि ट्रेमर्स है, सिर्फ ट्रेमर्स है तो इसलिए पार्किंसंस है, अदरवाइज ट्रेमर्स के और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे मैंने बताया कि वो ट्रेमर्स नहीं होते हैं, वो बेसिकली वीकनेस होती है ना, मस्कुलर वीकनेस की वजह से, मसल्स वीकनेस की वजह से, उसकी वजह से भी होता है। बेसिकली अगर ट्रिमर से अगर जज करना है तो इसमें एक तो पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अगर हम जैसे कई बार मैं एज ए फिजियो या आप भी फिजियो हैं, तो हम रोकने की भी कोशिश करते हैं ना, तब भी नहीं रोकते हैं, और बेसिकली हैंड से स्टार्ट होता है ना, उनकी मूवमेंट उनकी कंट्रोल में ही नहीं होती है। तो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा डायग्नोसिस के ऊपर बात करते हैं। क्या ब्लड टेस्ट या MRI
क्या ब्लड टेस्ट और एमआरआई इससे पता चल जाता है, या फिर हमारा फिजिकल असेसमेंट इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, या ये कंबाइन तीनों चीज़ें हम करें तब हमें पता चलेगा कि आपको पार्किंसंस है, या फिर या कोई स्पेशल इसका गोल्ड टेस्ट जो पार्किंसंस को क्लियरली डायग्नोज कर दें? ऐसा कोई टेस्ट या ऐसा कोई डायग्नोसिस ऐसा नहीं है कि हम ये बोलें कि डायरेक्ट कुछ गोल्ड स्टैंडर्ड हो उसका ना, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली हम दोनों ही चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। हम सिम्टम्स, ज़्यादातर सिम्टम्स देखते हैं, हम उनकी पास्ट हिस्ट्रीज कनेक्ट करते हैं, हमें कनेक्ट करते हैं कि कोई इंजरीज तो नहीं हुई थी उनको प्रीवियसली, है ना। तो ऐसा कोई डायरेक्ट ऐसा टेस्ट नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि इसके लिए हम डायरेक्ट टेस्ट करा सकते हैं। मोर ओवर ये ज़्यादातर हम स्ट्रक्चरल और उनका जेनेटिकल या उस सब को रिलेट करके हैं। अच्छा, आपने इंजरी का थोड़ा सा, सॉरी बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने इंजरी की बात किया कि स्पेसिफिक एरिया पे इंजरी, लाइक हेड इंजरी या स्पाइन इंजरी, या कौन सा कुछ थोड़ा सा इसमें? हेड इंजरी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो हेड इंजरी है, कि कोई हेड में इंजरी हुई हो या कुछ ऐसा पास्ट में जैसे होता है ना कि कहीं गिर गए हों या कुछ ऐसा हुआ हो कि उससे उनके ब्रेन में कुछ इफेक्ट आया हो, तो बेसिकली हम उसको कंसिडर करते हैं। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो हमारा ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट हम पहले एक थोड़ा बेसिक्स जो है मेडिकेशंस है, या और हम इसमें जैसे कुछ अभी सर्जरीज भी स्टार्ट हो गई हैं, पीटी के बारे में भी बात करेंगे, पीटी में डिटेल से बात करेंगे। तो इसमें स्पेशली अगर हम एज ए फिजियो बात करें तो हमें सारी चीज़ें कंबाइन करके लेके चलनी है। फिजियो वाला पार्ट तो देखेंगे, लेकिन व्यूअर्स के लिए पता होना चाहिए कि मार्केट में इसके अलावा भी आपके क्या क्या ट्रीटमेंट अप्रोच हैं। तो अगर मेडिसिन में बात करें तो कौन बेस्ट डॉक्टर है, किसको दिखाना चाहिए, कई बार कन्फ्यूज़न रहता है कि अभी जेनेटिक फिजिशियन को दिखाएं या न्यूरो फिजिशियन को दिखाएं, या क्या इसका ट्रीटमेंट रहता है कि ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, कुछ दिनों चलाएंगे ठीक हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, या फिर ये मतलब ये टेम्परेरी है या ये परमानेंट हो जाएगा कुछ दिन के ट्रीटमेंट लेने से। तो पहले मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं मैम, और क्या राइट चॉइस होना चाहिए डॉक्टर्स को, किसको हमें कंसल्ट करना चाहिए? देखो, पार्किंसंस एक ऐसा डिसऑर्डर है जो जिसका क्योर अभी तक तो नहीं हमें देखने को मिला है ना। बट हाँ, हम इसमें देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपनी लाइफस्टाइल में या मेडिसिन को लेके हम कुछ अप्लाई करते हैं कि उससे थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है, थोड़ा बेटर हो जाता है। बट ये क्योंकि प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ये डे बाय डे प्रोग्रेसिव में रहती है और ये ख़त्म नहीं होती है। सो हम इसमें कनेक्ट करते हैं, बेसिकली हम उनको बोलते हैं कि आप ठीक है न्यूरो काउंसलर से या न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो एक बार, ठीक है। सो वो कुछ मेडिकेशंस देंगे जैसे डोपामिन, क्योंकि मेन जो है वो डोपामिन ही है जो हमारे ब्रेन में डोपामिन की कमी होती है, जैसा आपने बताया। बिल्कुल, सो डोपामिन ही है जिसकी वजह से ये होता है। तो कुछ डोपामिन जैसे मेडिकेशंस हैं, जैसे लिवोडोपा है, सिंडोपा है, बेसिकली वो हम पेशेंट्स को देते हैं। ये इसमें एक शायद माउ थेरेपी होती है, वो कॉम्बिनेशंस ऑफ मेडिसिन का एक ग्रुप होता है जो इसमें हम स्टार्ट करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। तो बेसिकली कहने का है कि इस सही से होता है कि न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ, बेस्ट मेडिकेशंस वही आपका डिजाइन करेगा। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में ना, या फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से पहले क्या अभी कुछ सर्जरी भी स्टार्ट हुई है, लाइक डीएनबीएस करके सर्जरी हुई है, तो वो किस स्टेज में करानी चाहिए? वो स्टेजेस उसकी मैटर करती है, वो सबके लिए नहीं है एक्चुअली। डीएनबीएस हर पार्किंसंस पेशेंट्स के लिए नहीं है। वो बेसिकली हम देखते हैं कुछ अर्ली ऑनसेट्स में हैं पेशेंट्स ना। तो अभी डीएनबीएस जितनी बार भी हुई है, अभी परफॉर्म हुई है, बहुत ऐसे फ्रीक्वेंट परफॉर्म नहीं हुई है, बट डीएनबीएस यूजुअली उन्हीं पेशेंट्स में हुई है, या तो जिनका अर्ली ऑनसेट दिखा है, या फिर 60+ के बाद भी कुछ पेशेंट्स ऐसे जो उस सर्जरी के लिए एक्चुअली में हैं। बिल्कुल मैम, तो उन्हीं के लिए डीएनबीएस है, अदरवाइज डीएनबीएस अभी उतना फुल फ्लेशन नहीं हुआ है। तो अभी जो हमारा ये नेक्स्ट सेगमेंट है, ये फिजियो के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपकमिंग फिजियो हैं, न्यू कमर फिजियो हैं, या फ्रेशर्स हैं, या फिर जिसके घर में मतलब जो पार्किंसंस से कोई पेशेंट उनके रिलेटिव सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो घर वाले भी समझ सकते हैं, उनके लिए भी समझना बहुत ज़रूरी है, और फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो हम इसका बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि हम पॉइंट वाइज चलेंगे इसमें, कि पहले हमारा एज ए फिजियो क्या अप्रोच रहनी चाहिए फिजियोथेरेपी में। देखो, फिजियोथेरेपी मैं ऐसा मानती हूँ कि इस डिजीज़ में फिजियोथेरेपी ही एक मात्र ऐसा सोल्यूशन है जो पेशेंट को बहुत हेल्प करता है। राइट। पेशेंट का हमें उनका लाइफस्टाइल डिज़ाइन करना, उनका मस्कुलर रिजिडिटी को रिड्यूस करना, उनका पोस्चर, उनका गेट पैटर्न, ये सब एक फिजियो ही डिज़ाइन करता है। और
फिजियोथेरेपी ही और रिहैबिलिटेशन ही एक ऐसा पार्ट है जो मुझे लगता है पार्किंसंस के हर पेशेंट को अडेप्ट करना चाहिए, राइट, है ना। क्योंकि फिजियोथेरेपी में आप फिजियोथेरेपिस्ट ना सिर्फ देखो मेडिसिन अपना एक रोल प्ले करती हैं, बट आपका डेली एक्टिविटीज, डेली जितना भी आपका रिहैब पार्ट है वो एक फिजियो ही देख पाता है। जैसे अभी आपने बताया था अभी रिजिडिटी होती है, बैलेंस लॉस होता है, तो इन सब की ना ट्रेनिंग्स हमें चाहिए होती है। पोस्चर करेक्शन के लिए फिजियो अच्छा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि फिजियो में क्या अप्रोच रहनी चाहिए। फिजियोथेरेपी में हमारे बहुत सारे गोल्स होते हैं जो हम पेशेंट के लिए सेटअप करते हैं और फिर हम ट्राई करते हैं कि हम उनको अचीव कर सकें। जैसे हम उनको मोबिलिटी इंप्रूव करने के लिए बोलते हैं कि ठीक है आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, हाथ की हैंड मूवमेंट्स हो गई, शोल्डर मूवमेंट्स हो गई, लेग मूवमेंट्स हो गई, है ना, आप उनको मोबिलाइज कीजिए। मल्टीपल हम उनको टेक्निक्स बताते हैं कि आप घर में किस तरीके से चीज़ें अपना ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं कि आप बैठे बैठे भी मूवमेंट्स कर सकते हैं। राइट। तो मोबिलिटी हमें बहुत अच्छा हमारे लिए है जो हमें इम्प्रूव कराना है उनका। बैलेंस और पोस्चर के लिए हम उनको समझाते हैं कि ठीक है आपको अपना बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, जब आप उठ रहे हैं, जब आप सोने जा रहे हैं, जब आप लेट रहे हैं, तो आपको किस तरीके से उठना है, बैठना है, डायरेक्ट जमीन पर पैर रखना है कि नहीं रखना है, थोड़ा सा मूवमेंट्स करके आप उठो जिससे कि ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मस्कुलर फोर्स को हिट ना कर सके, जिससे कि आपके फॉल्स के चांसेस बढ़ जाए। तो हम थोड़ा सा बैलेंस और उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर, उनके पोस्चर के ऊपर काम कर सकते हैं। पोस्चर पे मैं थोड़ा सा सजेशन देना चाहूँगा। साइसोन कंपनी का पोस्चर करेक्टर बेल्ट आती है जो कि राउंडेड शोल्डर को काफ़ी हद तक प्रिवेंट करती है, बहुत अच्छा हेल्प करती है आपको पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट मैम, सॉरी। नहीं इट्स ओके, इट्स अ वेरी गुड नॉलेज कि सबको पता होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स इस चीज़ को लेके बहुत परेशान होते हैं कि मैम कौन सा पोस्चर करेक्टर बेल्ट हमें लेना चाहिए या कौन सा पोस्चर हमें किस हिसाब से हमें सपोर्ट्स लेने चाहिए जो हमारे पोस्चर को मेंटेन करें, नॉट पार्किंसंस केसेस, इन अदर केसेस ऑल्सो, राइट। बिकॉज आजकल जो हम देख रहे हैं कि लोगों का जो ऑफिस प्रोफाइल है उन सब में बैक सपोर्ट्स की बहुत जरूरत हमें पड़ती है। ओके, वापस टू ट्रैक पे आते हैं, तो वो फिर अलग एक नया टॉपिक हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हमें पेशेंट की फ्रीजिंग्स रिड्यूस करनी होती हैं। फ्रीजिंग्स इन द सेंस कि जब पेशेंट उठ रहा है, चल रहा है और चलते चलते उसका एकदम पैर फ्रीज हो गया, हाँ, एकदम भारी हो गया, बिल्कुल पेशेंट बोलता है कि हमें नहीं पता लगा, हमारा पैर एकदम भारी हो गया, क्योंकि मस्कुलर वीकनेस इतना ज्यादा होता है। लाइक ऐसा लगता है ना उसको समटाइम्स कि ना एकदम चिपक गया, बिल्कुल चिपक गया, बिल्कुल इतना चिपक गया कि वो उठा ही नहीं सकता है, एंड देन फिर वो फॉल कर जाता है। सो हमें उनका वो ड्यू थ्रू कुछ हम ऐसे बोल सकते हैं कि मसल स्टिमुलेटर्स के थ्रू भी हम उनकी मसल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करने का ट्राई करते हैं। अदर दैट कि हम थोड़ा एक्सरसाइज से उनका हम चेंजेस करते हैं उसमें कि थोड़ा मस्कुलर इम्पैक्ट अच्छा हो, जिससे कि उनके फॉल्स के चांसेस थोड़ा कम हो जाएं। उनका गेट सिमेट्री हम इम्प्रूव करते हैं, हम उनको थोड़ा ट्रैक्स बनाते हैं, उनको बोलते हैं कि ठीक है आप थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा सा बैलेंस कोऑर्डिनेशन में फोकस करो कि किस तरीके से हम चल सकते हैं, कितने शॉर्ट स्टेप्स हमें लेने हैं, कितने लॉन्ग स्टेप्स हमें लेने हैं, कहाँ पर आपका भागना एकदम स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर आप समझो, उसे कोऑर्डिनेट करो एंड देन यू हैव टू स्टॉप देयर, है ना। सो हम ये सब बहुत उनका मेंटेन करते हैं। जैसे अभी हाँ सॉरी बीच में फिर रोकना पड़ा आपको। अभी क्या होता है ना, पेशेंट के जो फैमिली वाले हैं ना उनको भी हम गाइड करते हैं कि पेशेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वॉशरूम को भी अपना कस्टमाइज करा दो, कि उनका कुछ जो टॉयलेट सीट्स है उसके पास में हैंडल लगा लो कि वो इंडिपेंडेंटली खुद से उठ जाए। डेली एक्टिविटीज में जितना कम फंसेगा उतना पेशेंट एंजाइटी से भी बचा रहेगा, स्ट्रेस से भी बचा रहेगा। मैंने बहुत सारे पेशेंट के साथ काम किया, आपने तो मुझसे बहुत ज़्यादा किया, आपका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है मुझसे, तो हेल्प मिलेगा और स्ट्रेस से बहुत बचेगा। और उसके जो टाइल्स वगैरह का भी बहुत बड़ा रोल रहता है कि स्लिपरी टाइल्स नहीं होना चाहिए ना। तो ऐसे ही कुछ और मैम जो अगर आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। हम यूजुअली उनके घर में मेंबर्स को ये समझाते हैं कि आप उनके हिसाब से थोड़ा सा डिज़ाइन कर दो चीज़ें, जैसे टाइल्स हो गई, आपका वॉशरूम का डेफिनेटली जैसा आपने बोला है ना, अलाइनमेंट्स कर दीजिए कि उनके आसपास थोड़ा सपोर्ट्स लगा दीजिए कि ठीक है उनको, क्योंकि पेशेंट सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन में इन्हीं सब चीज़ों से जाते हैं। जब पेशेंट ये बोलता है ना कि मैम हम तो हमारा डेली एक्टिविटीज़ लॉस कर रहे हैं, मतलब हमें तो अब डिपेंडेंसी होने लग गई है, तब पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाता है। एज इन ये हम मल्टीपल जीरियाट्रिक्स केसेस में देखते हैं, बट पार्किंसंस इज समथिंग डिफरेंट, राइट। उसमें पेशेंट बहुत ऑलरेडी वो इन सब चीज़ों से डील कर रहा होता है, फिर सडनली जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको मोशन ही जाना है या उसको वॉशरूम ही जाना है, वो चलना उसने स्टार्ट किया, उसका पैर ही फ्रीज हो गया, है ना। सो उसने उसका वॉलंटरी कंट्रोल गया, है ना, उसने बिल्कुल लॉस कर दिया, तो वहीं उसका
फ्लश आउट हो गया, तो वो बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशंस हो जाती हैं उनके लिए भी। सो हम यूजुअली उनके घर वालों को यही गाइड करते हैं कि आप आसपास उनके सपोर्ट्स लगाओ, चीज़ें लगाओ कि उनके लिए उठना बैठना इजी हो जाए, नियर टू वॉशरूम्स चीज़ें हों उनके लिए, है ना, उनके लिए ये चीज़ें हों कि वो उसको पकड़ के सपोर्ट ले सकें, या फ्लोर इस हिसाब से डिज़ाइन करो कि वो इजीली उस चीज़ को मूव कर सकें। अब बात करते हैं गेट ट्रेनिंग के लिए ना। गेट ट्रेनिंग में मुझे कुछ एक्सरसाइजेस की हेडलाइन चाहिए जो पेशेंट के साथ वाले भी कर सकते हैं, और फिजियो तो कंपलसरी है ये करना। मतलब आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो फैमिली वाले उसकी हेल्प कर सकते हैं पेशेंट को। गेट अगर उसका अच्छा रहेगा तो जो ये फ्रीजिंग वाली स्टेज आ रही है ना, इसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए गेट ट्रेनिंग के लिए मैं मानती हूँ कि पहले हमें पेशेंट की स्टेबिलिटी पे काम करना पड़ेगा, उसकी मसल्स को स्ट्रेंथन करने पे काम करना पड़ेगा। जितना पेशेंट की मसल स्ट्रेंथन होगी, जितना उसका मसल फ्लेक्सिबल होगा, जितना रिजिडिटी रिड्यूस होगा, राइट, जितना उतना ही हम फ्रीजिंग को बचा पाएंगे। जितना फ्रीजिंग बचेगा उतना गेट हमारा इम्प्रूव होता जाएगा। तो सबसे फर्स्ट मैं बात करूंगी कि पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो एक्सरसाइजेस पे फोकस करें, उनका मसल स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करें। स्ट्रेंथनिंग होगी मसल्स की, मसल स्ट्रेंथन आएगा तब ब्रेन कोऑर्डिनेशन आएगा। तो जब पेशेंट कोऑर्डिनेट करेगा चीज़ों को तो पेशेंट का गेट अपने आप इम्प्रूव होना स्टार्ट होता है। फिजियो की अगर मैं बात करती हूँ, फिजियो उसमें कैसे हेल्प करेगा, तो फिजियो बेसिकली उसमें मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि उसको स्ट्रेंथनिंग कराने के बाद फिजियो एक अलाइनमेंट्स बनाए फ्लोर पे कि भाई ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ या बता रही हूँ कि आप इस तरीके से स्टेप्स को लो, ठीक है, शॉर्ट स्टेप्स लो, शॉर्ट स्टेप्स आप ले रहे हो तो एकदम आपका जैसे भागना स्टार्ट हुआ, तो हम पेशेंट को वही बोलते हैं कि आप अपने ब्रेन से कोऑर्डिनेट करो, ठीक है, ट्राई टू बी कि आपको लग रहा है कि आपका फॉल्स होने वाला है या आप भाग रहे हो, ट्राई टू बी स्टॉप देयर, कि आप कोशिश करो कि आप उसको वहीं पर रोक दो। जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ आपका भागना स्टार्ट हो रहा है, जस्ट रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड वहीं आप रुक जाओ। राइट, तो गेट ट्रेनिंग में हम यूजुअली पेशेंट को ये सिखाते हैं कि आप अपना कोऑर्डिनेशन मेंटेन करो, आप अपना ब्रेन को ऑर्डर्स दो कि ठीक है, हमें इस पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम थोड़ा स्लो पे स्टार्ट करके पेशेंट को आगे एनकरेज करते हैं कि आप धीरे धीरे वो गोल अचीव कीजिए। बिल्कुल। तो गेट ट्रेनिंग में मुझे लगता है कि गेट ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट, फिजियो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और पेशेंट के लिए भी। जैसे इसमें मल्टीपल, मैं थोड़ा सा अगर ऐड ऑन करना चाहूँ, इसमें मल्टीपल आप ये कर सकते हो कि उसको टॉ वॉकिंग है, बिल्कुल हील टॉ वॉकिंग है, बिल्कुल हील हम टॉ वो सब वॉकिंग करा सकते है, हैं, या टेंडम वॉक है, बिल्कुल, जो ये वाली चीजें भी, हाँ, ये वाली चीजें भी काफी इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, बहुत ऐड ऑन करता है। हम उनका बैलेंस ट्रेनिंग करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बैलेंस ट्रेनिंग है, तो बैलेंस ट्रेनिंग में भी हम बात करेंगे। तो बैलेंस ट्रेनिंग में अगर हम देखें कुछ पॉइंट्स, कुछ एक्सरसाइजेस, तो आप बताएंगे प्लीज। बेसिकली बैलेंस ट्रेनिंग में हम पेशेंट का वेट शिफ्टिंग कराते हैं। वेट शिफ्टिंग इज काइंड ऑफ पेशेंट को हम खड़ा करते हैं, हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हैं उसका, फिर हम उसको बोलते हैं कि ठीक है, आप अपना वेट पहले एक पैर पे ले जाओ, फिर आप दूसरे पैर पे ले जाओ, है ना। उससे हमारे गेट पैटर्न में भी बहुत हेल्प होती है। जब हम वेट शिफ्टिंग, बेसिकली पार्किंसंस का पेशेंट यूजुअली ये कंप्लेन करता है कि मुझे टर्निंग के टाइम पे बहुत इश्यूज आते हैं। टर्निंग के टाइम पे या फिर सिटिंग से स्टैंडिंग में बीच में एक पोजीशन में फंस जाते हैं, तो इन 2-3 चीज़ों में उनको बहुत इश्यूज आते हैं। तो हम उनको यही गाइड करते हैं कि ठीक है, आप वेट शिफ्टिंग करना स्टार्ट करो, क्योंकि टर्निंग में हमारा वेट शिफ्टिंग की तरफ ही जाता है। हम एक पैर से दूसरे पैर पे घूमते हैं तो वो शिफ्टिंग होती है। तो हम पेशेंट को ये समझाते हैं कि ठीक है, आप थोड़ा वेट शिफ्टिंग की हम उनको एक्सरसाइजेस कराते हैं, हम उनकी स्टैटिक बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, हम उन्हें खड़ा करते हैं वॉल्स के थ्रू, वॉल्स पे खड़ा करते हैं, हम उनको बोलते हैं कि ठीक है, आप सीधा खड़े हो जाओ, हम कोऑर्डिनेशन कराते हैं उनका जो विजन एक्सरसाइज है हमारा, वो बहुत उस टाइम पे वो बहुत हेल्पफुल होता है, जिसकी वजह से उनका वेट शिफ्ट होता है। क्योंकि पेशेंट ये बोलते हैं कि जब हम खड़े होते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा बॉडी शेक कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम उनको बोलते हैं कि आप जितना अच्छा अपना वेट बैलेंस करोगे, वेट ट्रेनिंग करोगे, उतना आपके लिए ये चीजें इजी हो जाएंगी। अगर मैं इसमें थोड़ा सा अगर ऐड करूं, अगर पेशेंट कैपेबल है, कर सकता है, तो आप उसको सिंगल लेग स्टैंडिंग, बिल्कुल ठीक है, और चेयर टू शिफ्ट कर सकते हो, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे उसको बैठाओ अलग अलग पोजीशन में, ये काफी इसको हेल्प करेगा। अब बात करते हैं मैम फंक्शनल ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे पेशेंट में हम देखते हैं कि ना, पेशेंट उसने अपना खाना फूड से स्टार्ट करते हैं, ईटिंग से स्टार्ट करते हैं, उसने ऐसे खाना स्टार्ट किया तो वो चम्मच लेके
माउथ तक जा रहा है वो कहीं दूसरी जगह चला जाता है, ये सबसे बड़ा इम्बैलेंस होता है, सबके साथ खाने से लोग बचते हैं, ये भी एक एंजाइटी और स्ट्रेस की बहुत बड़ा रोल है। दूसरा क्या देखते हैं, जब हम ऑक्यूपेशनल में भी अगर हम इसमें ऐड करें तो सब पेशेंट जो है अपने सिग्नेचर्स हो गया, बेसिक्स राइटिंग्स भूल जाता है, तो हम इसमें हम अपना कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इम्प्रूव और प्रिवेंट दोनों चीज़ें जो कवर हो जाएं? बेसिकली हम पेशेंट्स को समझाते हैं कि ठीक है, आप उसको लेके घबराइए मत, ये चीज़ें हो रही हैं तो ठीक है, हम मोर प्रैक्टिस करेंगे, उसको हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी ये चीज़ें स्टॉप हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें सबसे ज़्यादा जो आता है ना, वो पेशेंट का काउंसलिंग पार्ट आता है, कि पेशेंट को ये चीज़ समझाना कि आप उसको लेके एम्बैरेस मत होइए, चीज़ें हम करेंगे। तो उनका हम आई कोऑर्डिनेशंस मेंटेन करवाते हैं, उनका हम बेसिकली उनको ऑब्वियसली स्पून से खाना, जैसे आपने बताया कि बहुत टफ हो जाता है, सबसे ज़्यादा हाँ ये आता है कि वो सिग्नेचर्स को लेके वो बहुत, और एक अच्छी पोस्ट पे अगर किसी पेशेंट ने एक अच्छा लेवल मेंटेन किया हो और सडनली वो सिग्नेचर पहचान होती है आदमी बिल्कुल, एक्चुअली सिग्नेचर भूल जाए तो उसको लेकर वो बहुत एम्बैरेस होता है। तो हम उनको बोल सकते हैं कि ठीक है, हम हमारे सामने मल्टीपल टाइम्स आप वो मूवमेंट्स कीजिए, है ना, हम उनको एनकरेज कर सकते हैं कि ठीक है, आप पेन लीजिए, करिए, प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं है कि आप भूल जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, थोड़ा खराब होगा बट ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, राइट। तो हम उनको थोड़ा इनकरेज कर सकते हैं, काउंसलिंग्स कर सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि ठीक है, आप स्पून से ट्राई कीजिए, आप ग्लासेस को पकड़िए। ट्रेमर्स की वजह से थोड़ा सा उनके लिए अनईजी हो जाता है क्योंकि वो कई बार पानी बिल्कुल हिलता है, बट हम फिर भी उनको बोलते हैं कि ठीक है, आपको इसको देख के घबराना नहीं है, आपको इसको करना है, जितना आप करेंगे उतना ये इम्प्रूव होगा। नॉर्मली अगर मैं इसमें एक एक्सरसाइज ऐड करना चाहूँ तो नॉर्मल स्टार्ट करता है पेशेंट खाने की प्रैक्टिस कर सकता है विदाउट फूड, जब उसमें वो परफेक्ट होने लगता है तब वो इंडिविजुअल खुद से भी स्टार्ट कर सकता है। ये उस कंडीशंस में हम ग्लासेस हम पेशेंट को बोलते हैं आप स्पून को ऐसे ही पकड़ लीजिए, है ना, आप ग्लासेस को पकड़िए, आप प्लेट्स, आप कोशिश कीजिए आप अपना खाना खाने के बाद या खाली प्लेट भी आप लेके चलिए, कुछ दूर तक भी चलिए, फैमिली मेंबर्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे, बट आप ट्राई कीजिए कि आप वो चीज़ें कर पाएं। या फिर हम पेशेंट को, जैसे मैं टास्क, आप भी टास्क, जैसे आप हमारी भी बात भी हो रही थी, आपने बताया टास्क दे देते हैं कि एक पैराग्राफ हमारे लिए लिखिए, सबसे जो होता है अपने लाइक हम स्कूल में ले जाते हैं उसको कि कुछ एक ऐसे लिखे किसी उस पर ना, तो उससे उसकी राइटिंग भी इम्प्रूव होती है, प्रिवेंट भी होता है कि अगर उसका वो अभी ठीक है लेकिन आने वाले समय में उसको बेहतर हो सकती है। अच्छा, इसमें ब्रीदिंग पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और वॉइस पे, जो हम ऑडियो पे भी हम बात करेंगे, तो इसको हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं? जैसे अगर हम ऑडियो की बात करें उसकी, तो क्या उसमें जैसे पेशेंट शांत हो जाता है ना, तो शांत रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? और नहीं रहना चाहिए तो हमें पेशेंट्स, वो तो आप बताएंगे, लेकिन हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं अगर किसी की स्पीच भी इसकी खराब हुई है तो? और ब्रीदिंग का भी मुझे थोड़ा सा इसमें क्या रोल्स रहता है, कौन सी हमें एक्सरसाइजेस पेशेंट को करनी चाहिए, एक दो करके भी बता देना ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग में हम पेशेंट को बोलते हैं आप थोड़ा सा डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग पे चले जाइए, बहुत सिंपल है, अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं। आप देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप बैठ के कपाल भारती कीजिए, बट एटलीस्ट आप इतना कीजिए कि ठीक है, आप लॉन्ग ब्रीथ लेके डीप ब्रीदिंग करके एंड देन आप इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, आप मल्टीपल टाइम्स ये कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा कुछ फिक्स टाइम नहीं है कि नहीं मॉर्निंग में उठे हैं हम तभी करेंगे। आप उसको जितना बेसिकली जितना अच्छा आपका ऑक्सीजन लेवल आपके ब्रेन तक पहुंचेगा उतना चीजें आपकी इंप्रूव होती हैं। सो हम ब्रीदिंग के लिए उनको बोलते हैं कि टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन एक्सहेल, है ना, उसको होल्ड कीजिए कुछ सेकंड्स के लिए, जैसे आपने देन होल्ड इट एंड देन रिलैक्स, ठीक है। तो ये हम मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं, हम हफिंग कफिंग कर सकते हैं, तो इट्स मोर प्रेफरेबल फॉर पार्किंसंस पेशेंट्स। एक तो चेस्ट क्लियर हो जाएगा, जो अगर कुछ कोई नेजल में इश्यूज हैं, कोई चेस्ट में इश्यूज हैं, तो वो क्लियर हो जाते हैं, और चेस्ट की मसल्स भी बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, और जितना वो थोड़ा एक्सपैंड करती हैं उतना अच्छा ऑक्सीजन लेवल आपके ब्रेन तक पहुंचता है। और अगर स्पीच की बात करें, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? स्पीच बेसिकली ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है ना, तो मुझे लगता है कि जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं वो बोलना भूल जाते हैं, लाइक बात कम करते हैं कि मेरे मुंह से कुछ गलत नहीं निकल जाए या कुछ गलत प्रोनाउंस नहीं कर दूं मैं, बिल्कुल, है ना, तो कुछ ऐसा हो जाए। और वही अगेन जो मैंने बोला कि 60+ के बाद हम एक चीज़ें देखते हैं कि वो पेशेंट्स एक अच्छे बैकग्राउंड से रहा होगा, उसने जॉब प्रोफाइल किया होगा, तभी तो वो 60+ के बाद जब उसको इश्यूज आए तो वो ना
वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि हम क्या थे, क्या स्टैंडर्ड था और नाउ अभी हम क्या हो गए। तो बहुत सारे लोग ना शांत हो जाते हैं। सो मैं ये घर वालों को भी बोलती हूँ या पेशेंट्स को भी बोलती हूँ कि ठीक है, आप टॉकेटिव रहो, बोलो, अपने मन में जितना है आप निकालो। आप देखोगे ऑडियो के टाइम पर कभी कभी कुछ पेशेंट्स ना इमोशनल भी हो जाते हैं, राइट, है ना, मतलब वो उनको कुछ भी ऐसा पुराना याद आया या उन्होंने बोलना बंद कर दिया, बट अगर कोई उनके साथ काउंसलिंग कर रहा है, कोई कंफर्टेबल है, तो वो उससे जब बात करना स्टार्ट करते हैं तो दे क्राइड बेसिकली, या वो बोलते बोलते ना थोड़ा सा ब्लबर हो जाते हैं कि नहीं, मतलब नहीं अब हो गया, हम नहीं बोल रहे हैं। तो हमें इनकरेज करना है कि आप बोलिए, बात है ना, कीजिए, जितना मतलब बात करेंगे, जितना लाउडली बात करेंगे। तो ये आप बेसिकली ये फैमिली और पेशेंट दोनों के लिए है कि आपको बात करनी है, उसको छोड़ना नहीं है, गलत भी बोले उससे बिल्कुल बोलिए, आप बात कीजिए, आप जितना लाउडली बोलेंगे। लाउडली बोलने से दो चीजें होती हैं, आप जितना लाउडली बोलेंगे आपका वोकल्स खुलता है ना, और एक्चुअली ऑडियो के लिए वोकल खुलना बहुत जरूरी है। सो वोकल खुलता है, प्लस जितना आप तेज बोलते हैं उतना आपका ब्रीथ इंप्रूव होता है। सो मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ पेशेंट्स को कि आप बोलिए और अच्छा बोलिए, जैसा बोल पा रहे हैं बोलिए, बट बोलिए। या फिर इंग्लिश के जो 5 लेटर हैं AU, हाँ, AEIOU बेसिकली वॉवल्स पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें ना। ये तो हम रिटन में भी उनको करवाते हैं कि ठीक है, आप रिटन में भी आप हमें मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स में ये देखा जाता है कि वो कुछ लेटर्स को गलत लिखना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जब वो रिटर्न करते हैं तो यूजुअली पार्किंसन पेशेंट्स का ही मैं बताती हूँ कि वो ना लाइंस भूल जाते हैं कि ये उल्टा है कि ये सीधा है, राइट। तो और उनका आड़ा टेढ़ा बनता है तो वो थोड़ा सा और हो जाते हैं कि अरे साइन तो ठीक है, एक पार्ट आ गया, अदरवाइज लिखने में भी। तो कुछ पेशेंट्स की हॉबीज होती है लिखना, बट वो उसको भी छोड़ देते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा था ये। अभी जो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारे, कुछ मिथ हैं इसके पार्किंसंस के रिगार्डिंग ना। सो डॉक्टर नेहा, पहला मिथ है पार्किंसंस सिर्फ ट्रिमर की बीमारी है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि ट्रेमर्स ही सिर्फ पार्किंसंस का एकमात्र नहीं है कि हम उसे ट्रेमर से ही डायग्नोस करते हैं। हम उसमें बेसिकली जो नॉन मोटर सिम्टम्स हैं उनको भी इक्वली ही कैलकुलेट करते हैं कि उसकी वजह, वो भी एक सिम्टम्स हैं जो हम देखते हैं डायग्नोसिस में। एक्सरसाइज से सिम्टम खराब हो जाते हैं? नहीं, ये तो बहुत गलत है। एक्चुअली जितना एक्सरसाइज पेशेंट करेगा उतना वो इम्प्रूव करेगा। हम ऑलरेडी अपने इस पूरे बात में बात करते जा रहे हैं कि मोर एक्सरसाइजेस पे फोकस कीजिए, हाँ, मोर एक्सरसाइजेस पे जाना है, मोर कोऑर्डिनेशंस मेंटेन करना है, जितना बातें करेंगे, जितना घूमेंगे, जितना चलेंगे, उतना आपका इम्प्रूव होगा। सो मैं समझती हूँ एक्सरसाइजेस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर एवरी पेशेंट्स। पार्किंसन में पेशेंट को रेस्ट करना चाहिए? अगेन वही, नो, जितना मूवेबल रहेगा पेशेंट उतना वो बेटर फील करेगा, उतना उसकी मूवमेंट्स अच्छी होंगी, उतना उसके फॉल्स प्रिवेंट होंगे। लाइक मूवमेंट इज थेरेपी। बिल्कुल, मूवमेंट ही थेरेपी है। मेडिकेशंस अपनी जगह काम करती हैं, बट मूवमेंट्स इज मोर इम्पोर्टेंट। जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो है फैमिली के लोग कैसे उसको केयर कर सकते हैं? फैमिली का मैं समझती हूँ, मतलब उनका क्या सपोर्ट रहता है बेसिकली? फैमिली का मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा टाइम पेशेंट, ऑब्वियसली उनके तो फैमिली मेंबर हैं, सो सबसे ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ बिताता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली मेंबर्स को ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए पार्किंसंस के पेशेंट्स के साथ। ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, उनका डेली रूटीन आप बनाइए, उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए कि उनके लिए इजी हो जाए मूवमेंट्स को करना, उनको बर्डन नहीं लगे। बिल्कुल, उनको बर्डन ना लगे, उनका स्ट्रेस रिड्यूस हो। उनकी जो भी हॉबीज हैं उस पे काम कीजिए, उनको बिजी रखिए कि हाँ ठीक है, नहीं आप ये कर सकते हैं, या आप ये ड्रॉप नहीं करिए, इनकरेज करना उनको बेसिकली हर काम के लिए इनकरेज करना, उनको समझाना कि नहीं ठीक है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, अब ठीक है हमें चलना, डील तो इसी से करना है, राइट। सो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। मेडिकेशंस टाइम पे देना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेडिकेशंस टाइम पे देना, बिल्कुल, बिकॉज डोपामिन आपकी जब रिलीज होता है बॉडी से तो वही हमारा इमोशनल सपोर्ट और आपका बैलेंसिंग में सबसे ज़्यादा काम करता है। तो आप जब उसका जो भी न्यूरो ने डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है, टाइम पीरियड जितना भी आपको दिया है, तो उसके हिसाब से आपको मेडिकेशन ज़रूर देनी चाहिए। बेसिकली आपके हिसाब से जितना बड़ा रोल एक न्यूरोलॉजिस्ट का, एक फिजियोथेरेपिस्ट का, एक पेशेंट का जो रोल है, पार्किंसंस के लिए कंबाइंड फैमिली का भी उतना ही बड़ा रोल है ना, क्योंकि फैमिली ही इमोशनल सपोर्ट देती है, फैमिली ही मेडिकेशंस देती है, फैमिली ही
एनवायरनमेंट ऐसा बनाती है, तो फैमिली इज मोर और इम्पोर्टेंट। ये हमने रिजल्ट देखा भी है, बहुत सारे, क्या मेरे तो लकीली मैं ऐसा रहा हूँ कि जितने मैंने पार्किंसंस के पेशेंट देखे हैं उनका फैमिली सपोर्ट अच्छा था, पेशेंट की रिकवरी बड़ी अच्छी होती थी। जो पेशेंट बेड रिडन थे हमने उनको चलना सिखाया है, बिल्कुल। और वो मुझको जितना बड़ा रोल मेरा था उतना बड़ा उनकी फैमिली का था, उतना ही बड़ा उसका न्यूरोलॉजिस्ट का था। तो एक कंबाइन सब लोगों ने पेशेंट को हेल्प किया, पेशेंट को कभी डिमोटिवेट नहीं होने भी नहीं देना उसको। अगर लगता है कि पेशेंट हाँ थोड़ा सा है तो फिर जा सकते हैं, क्योंकि जिस एज ग्रुप में हम पार्किंसंस देखते हैं उस एज ग्रुप को हम जनरली भी ये कंसीडर करते हैं कि जीरियाटिक्स हैं, ऑलरेडी वो उस एज में आ चुके हैं कि वो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग बच्चों समान हो जाते हैं। सो हम इसको ऐसे समझते हैं कि हाँ बच्चे जैसे हो जाते हैं बड़े बुजुर्ग ना, और इस कंडीशन में वो और बच्चे हो जाते हैं क्योंकि उनकी मूवमेंट्स भी रुक जाती हैं। सो डॉक्टर ने अभी जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है रैपिड फायर, ये सब लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सेगमेंट रहता है अभी तक जितने हमारे गेस्ट आए। और मैं समझता हूँ ये रैपिड फायर में बहुत सारी चीज़ें हम अभी जो छूट गई हैं या हो सकता है जो हमने कुछ बोल दिया था वो सब रिकॉल्स हो जाएंगे। तो मैं रैपिड फायर के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं। पहला है, पार्किंसन पेशेंट के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस। पार्किंसन पेशेंट्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज हैं वॉकिंग, बैलेंस ट्रेनिंग, LSBT एक बिग एक्सरसाइज हमारा प्लान होता है, उसमें हम पेशेंट्स को वो करवाते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम क्या है? सबसे कॉमन सिम्टम हम जो देखते हैं वो रेस्टिंग ट्रेमर्स देखते हैं। वेरी गुड। कौन सी चीज़ पार्किंसन को फास्ट खराब करती है, बहुत जल्दी खराब करती है, बहुत ज़्यादा खराब करती है, ये बोल सकते हैं, ये तेजी से? बात की अभी कि जब पेशेंट इनएक्टिव मोड पर है, वो मूवमेंट्स ही नहीं कर रहा है, इनएक्टिविटी हो गई या स्ट्रेस हो गई, तो जब इनएक्टिविटी हुई तो पेशेंट अपने आप स्ट्रेस में बहुत चला जाता है, फिर वो चीज़ें उतने अच्छे से नहीं करता, तो सबसे ज़्यादा वर्सन करने वाली कंडीशन वही है। पेशेंट को डेली कितनी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? मैं ऐसा मानती हूँ कि पेशेंट को 30 to 45 मिनट्स तो मिनिमम एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। वेरी गुड। हाँ, बाकी पूरा दिन में पेशेंट कुछ एक्टिविटीज अपना करता रहे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एक 30 to 45 मिनट्स का एक प्लान उसको प्रोग्राम बनाना चाहिए जिसमें उसको एक्सरसाइजेस करनी ही करनी है। एक एडवाइस जो हर पार्किंसन पेशेंट को देना चाहोगे, साथ में उनके फैमिली मेंबर को भी? बिल्कुल, मैं यही बोलूँगी, जितना अच्छा मूव करेंगे आप, जितना मूवमेंट्स मेंटेन करेंगे, जितना चीज़ें आप अपनी हॉबीज़ को, अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगे, उतना अच्छा आपका रिकवरी आएगा, उतना हैप्पी आप रहेंगे, उतना अच्छा एनवायरनमेंट आप मेंटेन कर पाएंगे और पेशेंट उतना अच्छा फील करेंगे। सो बेसिकली मैं यही सजेस्ट करूँगी कि स्वस्थ रहिए, एक्टिविटीज़ करते रहिए, एक्सरसाइजेस पे ध्यान दीजिए, सब बेटर होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा। दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, स्पेशली जिस आपके रिलेटिव में अगर कोई पार्किंसन से सफ़र कर रहा है तो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। रिमेंबर, मूवमेंट इज़ मेडिसिन। बिल्कुल, वेल सेड डॉक्टर मखदूम। ये बहुत अच्छा है कि पेशेंट्स को ऑब्वियसली बहुत हेल्प करेगा ये हमारा, और मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं जैसा आपने कहा। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई एम वेरी ग्लैड कि मैं पार्किंसंस जैसी बड़ी प्रॉब्लम पे बात कर पाई।